हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक तत्व। इसके पिछले चौथे वीडियो में मैंने आपको क्षारीय धातुओं को कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे क्षार मृदा धातु। तो इसको हम क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं और इनके ऑक्साइड हमको मृदा में मिलते हैं, यानी मिट्टी में मिलते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु हम कहते हैं। इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। तो इनमें बेरिलियम जो पहला तत्व है उसकी जो गुण हैं वो बाकी तत्वों के गुण से थोड़े अलग हैं। जैसा कि आपने क्षारीय धातु में भी पढ़ा कि जो पहला तत्व है लिथियम वो बाकी तत्वों से अलग था क्योंकि साइज में छोटा था। वैसे यहाँ पर भी बेरिलियम का साइज छोटा है और वो बाकी तत्वों से यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इनसे वो अलग व्यवहार करता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लिथियम ने मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दिखाया था वैसे ही बेरिलियम भी एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दिखाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं और बाकी जो इनके जो यौगिक हैं उनके बारे में भी हमको डिटेल यहाँ पर पढ़ना है। आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य तत्व संयुक्त रूप से मृदा धातुएं कहलाती हैं। क्योंकि बेरिलियम जो है आकार में छोटा है और जल्दी से ये क्रिया भी नहीं करता है जैसे लिथियम है वैसे ही, इसलिए इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु में रखे जरूर हैं लेकिन कहते नहीं हैं। प्रथम तत्व बेरिलियम वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्नता दर्शाता है एवं एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ा है कि दो ऐसे तत्व हैं, एक आपके लिथियम है जो मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम है जो एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दिखाता है। मृदा धातुओं के परमाणुवीय तथा भौतिक गुण सारणी में दर्शाए गए हैं। देखिए, अब इनको हम थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम के बारे में पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि रेडियम एक दुर्लभ रेडियो एक्टिव तत्व है। एक दुर्लभ रेडियो एक्टिव तत्व है और इस पे मैडम मैरी क्यूरी ने काम किया था। ठीक है, परमाणु क्रमांक अगर देखें तो 4, 12, 20, 38, 56 और 88 ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। पता है, धीरे धीरे आपको याद करनी है। एनसीईआरटी में जो भी शब्द लिखे हैं वो पूरा आपको याद करना है, तो नीट आपका बड़ा आसानी से निकल जाएगा। बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी पूरा याद करना है। और फिजिक्स को पूरा याद तो करना ही है लेकिन उसके कंसेप्ट समझना थोड़ा दिक्कत का काम रहता है और वो अभी आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उसकी क्लासेस भी उपलब्ध कराऊँ। परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो बेरिलियम का है 9, मैग्नीशियम का है 24.31, कैल्शियम का 40 के आसपास, स्ट्रोंशियम का 88 के आसपास, बेरिलियम 137.33 और रेडियम का है 226। ये दशमलव के बाद जो भिन्न अंक होते हैं, भिन्नात्मक अंक होते हैं, वो मैंने बताया था कि इनके एक से ज़्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं, आइसोटोप्स। और उन समस्थानिकों की प्रतिशत मात्रा प्रकृति में कितनी पाई जाती है उसके आधार पे एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो वो दशमलव में आते हैं क्योंकि कोई ज़्यादा मात्रा में है, कोई कम मात्रा में है, उनकी परमाणु क्रमांक के आधार पे फिर हम कैलकुलेट करते हैं। ये परमाणु संरचना के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने पहले इसके बारे में काफ़ी बात किया है कि जो अक्रिय गैस हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद इसमें s स्क्वायर, 2s, 3s, 4s, 5s ऐसा s स्क्वायर लगा रहता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? ये जो अक्रिय गैस है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके बाद ये होते हैं। जैसे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर। और 1s स्क्वायर जो है हीलियम का है तो हमने हीलियम लिख दिया और इसके बाद 2s स्क्वायर लिख दिया। तो ये हो गया आपका बेरिलियम। उसी तरह से जो नियान का है
उसके लिख करके फिर 3s² है। आर्गन के बाद 4s, क्रिप्टान के बाद 5s, जीनान के बाद 6s और रेडान के बाद 7s²। आपको ध्यान होगा कि इनमें s² लिखे हैं, वैसी क्षारीय धातु में यहाँ पर S1 का पावर लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और ये दोनों s ब्लॉक तत्व हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जा रहे हैं। आयनन एंथैल्पी का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देखिए कितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी। आप किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन से आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हुआ है। इस आकर्षण बल को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, उसके लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ी, मान लो उसके लिए आपको 100 जूल ऊर्जा देनी पड़ी। अब परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो परमाणु का नाभिक जो है बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर के साथ बांध लेता है। अब अगर आप उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 100 जूल देनी पड़ी, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को 100 जूल से नहीं निकाल सकते, उसको फिर 200, 300, 400 जूल देना पड़ेगा, तब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरा निकालने के बाद तीसरा निकालना चाहोगे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा देनी पड़ सकती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं उनका धन आवेश बढ़ते जाता है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्षमता से खींच के रखते हैं, उनको तोड़ के निकालने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर चूंकि इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो आसानी से, और इसीलिए ये 2 धन आयन बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2 धन आयन। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जैसे बेरिलियम में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको करीब करीब 899 या 900 जूल देना पड़ रहा है, किलो जूल, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको लगभग डबल। यही चीज आपको हर एक में देखने को मिल रहा है। देखिए कि आपको पहले इलेक्ट्रॉन की तुलना में दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगभग 2 गुना आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। ठीक, और एक चीज देखिए कि जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो उनके परमाणु का आकार बढ़ रहा है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर हो रहे हैं, ज्यादा कक्षक बढ़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं तो उनकी आकर्षण क्षमता कम हो रही, तो उनको निकालना ज्यादा आसान हो रहा है। यही कारण है कि बेरिलियम सबसे छोटा है, इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसके बाद वालों को इससे कम ऊर्जा चाहिए। तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो आयनन एंथैल्पी का मान घटते जाता है। उनको पहले की तुलना में, मतलब पहले वाले की तुलना में कम ऊर्जा चाहिए, क्योंकि उनका आकार बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर है, इसलिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोनों को आप देख लिए कि आयनन एंथैल्पी 1 और 2। आपने क्षार धातु में आयनन एंथैल्पी 1 ही लिखा था, क्योंकि क्षार धातु के पास अंतिम कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन थे जिसको निकालना है आपको, इसलिए आपने 1 ही आयनन एंथैल्पी लिखा था। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपने 2 आयनन एंथैल्पी लिखा। जल योजन एंथैल्पी क्या है कि जब आप इसको जल में घोलते हैं या इनके कंपाउंड को जल में घोलते हैं तो कितनी ऊर्जा निकलेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने इनको ऊर्जा दिया, लेकिन जब आप इनको जल में घोलते हैं तो ये ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा निकलती है। कभी भी ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा की मात्रा अगर धन में है का मतलब वो ऊर्जा को अवशोषित किया है, और ऊर्जा की मात्रा अगर ऋण में है तो वो ऊर्जा को मुक्त किया है। ठीक है, तो इनको जब आप जल में घोलते हैं तो जल योजन एंथैल्पी देखिए माइनस में है, इसका मतलब है जल में घोलने पर ये ऊर्जा मुक्त करते हैं और उससे वो जल वहां पर गर्म हो जाएगी। और ये जल योजन ऊर्जा भी ऊपर से नीचे जाने पर कम हो रही है। ठीक है, जल में घुलते समय सबसे ज्यादा ऊर्जा बेरिलियम मुक्त करेगी, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कैल्शियम, ऐसे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब है धात्विक त्रिज्या।
धात्विक त्रिज्या मतलब उसकी परमाणु की त्रिज्या, और दूसरी होती है आयनिक त्रिज्या। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये इस तरह से, मतलब कैल्शियम ऐसे, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसे ऊपर से नीचे ना, वैसे वैसे इनके परमाणु का आकार बढ़ रहा है। तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी और आयन की त्रिज्या भी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं बेरिलियम सबसे छोटा है 112 पिकोमीटर, 160, 197, 215, 222, उसका नहीं दिया है रेडियो एक्टिव का। लेकिन आयनिक त्रिज्या भी आप देखिए कि ऊपर से नीचे जाने पर तो बढ़ रही है, लेकिन अपनी खुद की परमाणु त्रिज्या की तुलना में आयनिक त्रिज्या कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला और 2 धन आयन बना दिया है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, मतलब अंतिम कक्ष खाली हो गया। तो उससे पहले वाला जो कक्ष है वो अंतिम कक्ष हो गया, तो उसकी आकार छोटी हो गई और धन आयन में आकर्षण बल भी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन और पास में आ गए, तो आयनिक त्रिज्या और कम हो जाती है। गलनांक और क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर ये थोड़े से घटते हैं। एक बार घटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर घटते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि बेरिलियम का गलनांक और क्वथनांक बाकी सभी से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि बेरिलियम का आकार काफ़ी छोटा है, घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ठोस है, तो बाकी की तुलना में इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद आप देखिए मैग्नीशियम का गलनांक क्वथनांक बाकी सभी से कम है, बाकी सभी से कम है, क्योंकि मैग्नीशियम की थोड़ी अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो थोड़ी मुलायम धातु है और हल्की धातु है, मतलब मुलायम नहीं है, कठोर है, लेकिन हल्की धातु है। उसका जो घनत्व है वो कम है, इसलिए वो गलनांक क्वथनांक कम है। बाकी का गलनांक क्वथनांक देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः फिर कम हो रहा है। तो एक निश्चित ट्रेंड को ये फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर कम होते हैं। सिर्फ ये 2 जो हैं थोड़े अलग व्यवहार यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। उसके बाद देखिए घनत्व, तो घनत्व जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है, 1.84 है ना, और घनत्व 1.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका कम हो गया, इसका और कम है, इसका बढ़ा, उनका और बढ़ा। तो इसके आधार पे इनका जो व्यवहार है ऊपर वाले, ये सब निर्धारित होते हैं। तो थोड़ा ये जहाँ जहाँ पर अंतर है ना, इनको आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि मैग्नीशियम का कम है, कैल्शियम का और कम है, फिर स्ट्रोंशियम का बढ़ गया, फिर बेरिलियम और इसका बेरियम और इसका रेडियम का भी बढ़ गया। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव मैंने पहले ही कहा है कि धन आयन का इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल बनाने की प्रवृत्ति। अगर धन आयन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा तो इलेक्ट्रोड विभव धन में आएगा, और अगर ये पसंद नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन लेना तो इलेक्ट्रोड विभव माइनस में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी का इलेक्ट्रोड विभव माइनस में है। इसका मतलब ये है कि ये जो परमाणु हैं ये इलेक्ट्रॉन देके धन आयन बनाना पसंद करेंगे, न कि धन आयन इलेक्ट्रॉन लेके वापस न्यूट्रल बनाने की क्षमता इन लोगों में नहीं है। उसी को माइनस में लिखा है कि धन आयन वापस इलेक्ट्रॉन ले ले, इसकी संभावना माइनस में है। स्थल मंडल में कितनी प्राप्ति है, तो बेरिलियम तो ppm में है, पार्ट्स पर मिलियन, 2 ppm। मैग्नीशियम, कैल्शियम ये ज़्यादा मात्रा में है, 2.76% है, 4.6% है, धरती में काफ़ी मात्रा में है। लेकिन बाकी जो है फिर से पार्ट्स पर मिलियन में है, जिसमें रेडियम काफ़ी कम है, और ये आग्नेय शैलों में मिलता है। आग्नेय शैल मतलब जो ज्वालामुखी से निकला हुआ जो चट्टान है, जो लावा है, उसमें रेडियम होता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी उसकी काफ़ी कम मात्रा होती है रेडियम की। तो इस तरह से हमने इसके भौतिक गुण देखे और समझने की कोशिश किया कि इस चार्ट में क्या लिखा है।
अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्षार धातु और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक ही अंतर है कि इसके अंतिम कक्ष में जो S है उसमें यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 1 था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 है तो 1s² 2s² ऐसा लिखा हमने। मैग्नीशियम का 12 है 1s² 2s² 2p6 3s² ऐसा है ना। उसके बाद कैल्शियम में 3s के बाद 4s आ गया, फिर स्ट्रोंशियम में 5s आ गया, फिर बेरियम में 6s आ गया और रेडियम में 7s आ गया। इन्हीं को हम लोग अगर ब्रैकेट में डालें तो जैसे कि ये है, इसको ब्रैकेट में डाल दें तो ये हो जाएगा हीलियम जैसा। इसको हम यहाँ तक ब्रैकेट में डालेंगे तो आर्गन जैसा, ये क्रिप्टॉन जैसा, ये जेनॉन जैसा, ठीक है, ये रेडॉन जैसा, ऐसा नहीं होगा, ये आखिरी वाला रेडॉन जैसा है ना। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद एक s² और लिखाएगा, चाहे वो 2s² हो, 3s² हो, 4s, 5s, 6s²। ये होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उत्कृष्ट गैसों के समान होते हैं, उसके बाद एक s² और लिखा रहता है। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, तो इसके बारे में हमने अभी बात किया कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी निश्चित रूप से। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इनमें कक्षकों की संख्या बढ़ रही। देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4, 5, 6 और 7 कक्षक हैं। तो हर एक तत्व में ऊपर से नीचे जाने पर एक कक्षक बढ़ रहा है, इसके कारण से वहां पर परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होते जाती है। उसी तरह से आयनिक त्रिज्या भी ज्यादा रहेगी ऊपर से नीचे जाने पर, लेकिन अपने आप में आयनिक त्रिज्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, अब यहीं पर समझिए, जैसे आप ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये कक्ष तो खाली हो गया, तब सिर्फ एक ही कक्ष रह गया, तो परमाणु का आकार छोटा रह गया ना, आयन बनने के बाद छोटा रह गया। उसी तरह से आप हर एक में से एक एक कक्ष को निकालते जाते हो, इनके इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते हो, तो कक्षकों की संख्या कम होने के कारण से पहला चीज है कि आयन की त्रिज्या कम हो जाएगी। ठीक। दूसरा कि बचे हुए इलेक्ट्रॉन को परमाणु का नाभिक ज्यादा ताकत के साथ आकर्षित करेगा, तो वो और पास में आ जाएंगे, तो जितनी त्रिज्या पहले होनी चाहिए थी उससे भी कम हो जाएगी त्रिज्या। ये 2 कारण हैं कि आयनिक त्रिज्या काफी कम हो जाती है परमाणु की तुलना में। आप देख सकते हैं यहां पर कि आयनिक त्रिज्या कितनी कम हो गई, 112 से घट के सिर्फ 31 रह गई, 160 से आधे से भी कम हो गई 72, ये 197 से आधी हो गई, 215 से आधी हो गई, 222 से करीब करीब आधी हो गई। ऐसा मतलब आयनिक त्रिज्या काफी कम हो जाती है परमाणु की तुलना में। आवर्त सारणी के संगत आवर्तों में क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं छोटी होती हैं। देखिए अब क्षार धातु की तुलना में क्षारीय मृदा धातु की छोटी क्यों है? क्योंकि कक्षकों की संख्या बराबर है। जैसे कि आप लिथियम और बेरिलियम की तुलना करें, इन दोनों में कक्षकों की संख्या इतनी ही है, 1s² 2s², लेकिन लिथियम के पास 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही कक्षक में, जबकि बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो भैया 3-3 के बीच में जो आकर्षण बल होगा और 4-4 के बीच में जो आकर्षण बल होगा उसमें अंतर आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन ज्यादा है हर एक में। देखिए तो उस 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में आकर्षण बल ज्यादा हो जाता है, इसलिए आकार में थोड़े और छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे बाजू में जाते जाएंगे ना तो आकार छोटा ही होता जाएगा, क्योंकि कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है लेकिन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो उनकी संख्या बढ़ने के कारण से उनके बीच का आकर्षण बल बढ़ेगा और उसका परिणाम होगा कि वो छोटा होता जाएगा पहले की तुलना में। जैसे लिथियम और बेरिलियम कहेंगे तो लिथियम बड़ा है, बेरिलियम छोटा है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बेरिलियम के पास ज़्यादा है। वैसे सोडियम और मैग्नीशियम कहेंगे तो मैग्नीशियम छोटा पड़ेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा है, वो ज़्यादा आकर्षण बल से खींच रहा है तो छोटा हो जा रहा है वो। इसका कारण इन तत्वों के नाभिकीय आवेश में वृद्धि होना है, वही लिखा है, नाभिकीय आवेश प्रोटॉनों के कारण से होता है। आयनन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उनको कितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो पहले इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आप निकालना चाहते हो तो पहले से आपको ऑलमोस्ट डबल ऊर्जा देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से बांध लिया है, अब उसको छुड़ाने के लिए आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणुओं के बड़े आकार के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी के मान न्यून होते हैं। चूंकि वर्ग में आकर ऊपर से नीचे क्रमशः बढ़ता जाता है, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी के मान कम होते जाते हैं। ये भी ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम की तरफ आप जाते हैं तो परमाणु के कक्षकों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होते जाता है। तो आयनन एंथैल्पी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ज़्यादा है, इसकी कम और कम और कम और कम और कम, क्योंकि आकार बढ़ रहा है, इसके कारण से आयनन एंथैल्पी कम होते जाता है। क्षारीय मृदा धातुओं के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान क्षार धातुओं के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों की तुलना में अधिक है। जैसे सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो और मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो मैग्नीशियम को आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ताकत के साथ बांधे हुए हैं, मतलब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा ताकत से बंधे हुए हैं। तो क्षारीय मृदा धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकलना ज़्यादा कठिन है क्षारीय धातुओं की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या एक कम होती है, ताकत कम होती है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। यह इनकी क्षार धातुओं की संगत तुलनात्मक रूप से छोटे आकार होने के कारण होता है, परंतु यह देखना रुचिकर है कि इनके द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान क्षार धातुओं की द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मानों की तुलना में कम है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन की तुलना की, एक इलेक्ट्रॉन निकालना मृदा धातु में ज़्यादा कठिन है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इनमें ज़्यादा कठिन है। कारण ये है, आप यहां पर समझेंगे उस चीज को। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में है, ठीक। ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने ऊर्जा दी, ठीक है। लेकिन क्षारीय धातु में बाह्यतम कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए आपको जो ऊर्जा देनी पड़ी, ठीक है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो अंदर के कक्ष से निकालना पड़ेगा, तो फिर उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, फिर वो इतनी आसानी से वहाँ पर नहीं निकलेगा। ये है उसका मतलब, ठीक है। तो क्षारीय धातुओं में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन क्षारीय मृदा धातु में सिर्फ यहीं से दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन में आपको कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तुलनात्मक रूप से। अब है जल योजन एंथैल्पी। जब आप इनको जल में घोलते हैं तो ये कितनी ऊर्जा मुक्त करेंगे, ये उनकी जल योजन एंथैल्पी है, ठीक है। तो जल योजन एंथैल्पी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम की तरफ कम होता जाएगा, क्योंकि उनका आकार बढ़ रहा है ना, तो जल योजन कम होता है उनमें। क्षार धातुओं के समान इनमें भी वर्ग में ऊपर से नीचे आयनिक आकार बढ़ने पर इनकी जल योजन एंथैल्पी के मान कम होते जाते हैं, क्योंकि आयन के आकार बढ़ते जाते हैं। तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा है, आपने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा, इसमें आप ये देखिए जल योजन एंथैल्पी मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा है, फिर क्रमशः कम होता गया है, देखिए, है ना। क्षारीय मृदा धातुओं की जल योजन एंथैल्पी क्षार धातुओं की जल योजन एंथैल्पी की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके आयन का आकार छोटा है ना। क्षारीय धातु से आयन का आकार जितना छोटा रहेगा ना, जल योजन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा रहेगी। क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुओं के आयन छोटे हैं, इसलिए कंपैरेटिवली वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। इसलिए मृदा धातुओं के यौगिक
क्षार धातुओं के यौगिकों की तुलना में अधिक जल योजित होते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जल योजित अवस्था में 6H2O के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि वहां पर NaCl और KCl ऐसे हाइड्रेट ही नहीं बनाते हैं, वो अपने साथ जल के अणु ही नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अब इनके भौतिक गुण। क्षारीय मृदा धातुएं सामान्यतया चांदी की भांति सफेद, चमकदार, नरम, परंतु अन्य धातुओं की तुलना में कठोर होती हैं। क्षारीय धातुओं की तुलना में तो कठोर है, सफेद है। बेरिलियम और मैग्नीशियम लगभग धूसर रंग के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। धूसर मतलब सफेद भी नहीं और काला भी नहीं, मतलब बीच का कलर, धूसर। गलनांक और क्वथनांक क्षार धातुओं की तुलना में ज्यादा होते हैं क्योंकि आकार छोटे होते हैं। ये देखिए, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। फिर भी इनके गलनांकों तथा क्वथनांकों में कोई नियमित परिवर्तन नहीं दिखता है, कोई घटता है कोई बढ़ता है, ऐसा आपने देखा भी था। गलनांक क्वथनांक कम ज्यादा हो रहे थे। निम्न आयतन एंथैल्पी का मतलब, आयनन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो कम है, इसलिए प्रबल धन विद्युती होते हैं। मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, धन विद्युती। और इस गुण को देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एवं बेरियम ज्वाला को क्रमशः ईंट जैसा लाल रंग देते हैं। कौन? कैल्शियम ईंट जैसा, स्ट्रोंशियम किरमिजी लाल और बेरियम हरा रंग देता है। इसलिए इनका प्रयोग हम लोग आतिशबाजी के अंदर करते हैं। आतिशबाजी आप देखे होंगे कि ऊपर जाके फूटता है तो कई कलर के उसमें लाइट निकलते हैं, है ना। तो उनमें इनके ऑक्साइड्स वगैरह का उपयोग करते हैं अपन, क्योंकि कैल्शियम लाल, स्ट्रोंशियम किरमिजी लाल, क्रिम्सन रेड यानी थोड़ा सा डार्कनेस रहेगा, और बेरियम हरा रंग देते हैं। ज्वाला में उच्च ताप पर वाष्प अवस्था में क्षारीय मृदा धातुओं के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, और ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जब पुनः अपनी तटस्थ अवस्था में आते हैं तब दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ये तो हम परमाणु संरचना से पढ़ते आ रहे हैं। वाष्प अवस्था में परमाणु हैं, उनके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लिए ऊपर चले गए, फिर नीचे आए, ऊर्जा निकाल दिए। ऊर्जा निकाले तो वही कोई कलर के रूप में, कोई दृश्य प्रकाश के रूप में निकला, जो आपको लाल या हरे रंग में दिख रहा है। फलतः ज्वाला रंगीन दिखने लगती है। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम के बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉन इतनी प्रबलता से बंधे हैं कि ज्वाला की ऊर्जा द्वारा इनका उत्तेजित होना कठिन हो जाता है। अतः ज्वाला में इन धातुओं का अपना कोई अभिलाक्षणिक रंग नहीं होता है। इनके इलेक्ट्रॉन जल्दी से मूव नहीं कर पाते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम के, इसलिए कलर नहीं दे पाते हैं ये। गुणात्मक विश्लेषण में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम मूलकों की पुष्टि ज्वाला परीक्षण के आधार पर की जाती है। ठीक है, ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये कलर दे रहे हैं, उसके आधार पर हम इनका परीक्षण करेंगे। इनकी सांद्रता का निर्धारण ज्वाला प्रकाश मापी द्वारा किया जाता है। इसके बारे में पिछले क्लास में बताया हुआ है कि जो प्रकाश निकल रही है उसमें इनके निकाले हुए प्रकाश की मात्रा कितनी है, उसको ये निर्धारित करके बता देगा ज्वाला प्रकाश मापी। क्षारीय मृदा धातुओं की क्षार धातुओं की तरह वैद्युत एवं ऊष्मी चालकता उच्च होती है, यह इनका अभिलाक्षणिक गुण होता है। चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, वो विद्युत का और ताप का आराम से संचालन करते हैं, इसलिए सुचालक होते हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।